नमस्कार। मैं एडवोकेट शैली चौधरी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने आई हूँ, जिस मुद्दे पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। ज़्यादा ही होगा तो 6 महीने में, साल भर में कभी एक बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ जाएगा और बस फिर वो मुद्दा वहीं दब जाता है। और वो मुद्दा है वाई देयर आर सो मेनी पेंडिंग केसेस इन इंडियन जुडिशरी, कि भारतीय न्याय व्यवस्था में इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं। तो आपको पता है, मैं इसी से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट अभी जो हाल ही में आया था वो ये था। एक मंत्री जी ने अपने राज्यसभा के भाषण में बताया कि 2023 में सारे तरीके के केसेस को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, और जिसमें से लगभग 1,70,000 केसेस ऐसे हैं जो पिछले 30 सालों से पेंडिंग हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका टेक्निकल आंसर जो बताया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है और न्यूज़ आर्टिकल्स में आता है, वो ये है कि लैक ऑफ नंबर ऑफ जजेस, की जजेस कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें। पर जो असली रीजंस हैं, इन रीजंस के साथ जो असली रीजंस हैं वो कोई नहीं बताता, और वो रीजंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे या मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे बड़ी वजह जो पेंडिंग नंबर ऑफ केसेस की है वो है हम एडवोकेट्स। और अब कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी कि तुम खुद इस कम्युनिटी की हो और फिर तुम ऐसी सब बातें कर रही हो। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राम जी की और रावण जी की राशि एक ही थी, पर दोनों के कर्मों में, विचारों में फ़र्क था। ठीक है, तो सिर्फ एक कम्युनिटी से होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी विचारधारा भी उन्हीं लोगों जैसी है। और मैं अभी इन कर्म कांडों में इसलिए भी लिप्त नहीं हूँ क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। मैंने कुछ चीज़ों को बहुत ही करीब से देखा। अपने जो हमारा एक होता है ना, मतलब प्रैक्टिस का टाइम होता है, उसमें मैंने कुछ चीज़ों को बहुत करीब से देखा और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, और जिसके लिए एक बार तो अपनी तरफ से कोशिश की जानी चाहिए जागरूकता फैलाने की। देखिए, जो ये इतने सारे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं, इनको हम एकदम से ड्रास्टिकली इनका नंबर डिक्रीज कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, पर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लें तो हम इन्हें कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको एक वादी या प्रतिवादी होने के नाते जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं अपने एडवोकेट के पास, उनको बोलते हैं कि सर मेरा ये मैटर है और आपने देखना है, बस अब आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, और आप सारा मैटर उन पे छोड़ देते हैं। आप अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तारीख पे आप नहीं जाना चाहते हैं अपने और कामों के चलते या कुछ भी। पर आपको पता है आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो यही चाहते हैं कि आप किसी तारीख पे आए ना, ताकि वो तारीख में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको पता ही ना चले। और देखिए, आप एक चीज़ को समझिए कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपके साथ ऐसा ही होगा। 100 में से कोई 1 या 2 एडवोकेट्स ऐसे होंगे जो अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते होंगे। और मैं आपको बताऊं, पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि एजुकेशन इज़ अ बिजनेस नाउडेज, पर मैं ये मानती हूँ कि आज की डेट में जितना बड़ा बिजनेस हॉस्पिटल्स में और कोर्ट्स में चल रहा है, इतना कहीं नहीं चल रहा है। क्योंकि मतलब एजुकेशन की अगर हम बात करें, पर मंथ की जो फीस है वो फिर भी फिक्स है, पर यहाँ आपसे किस बात को लेके कितना निकलवा लेंगे आप एक नॉर्मल आम आदमी होने के नाते जानते ही नहीं हैं, और आपकी मजबूरी ये पड़ जाती है कि आपको वो देने भी पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा बिजनेस तो यही चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम करें तो धीरे धीरे पेंडिंग नंबर ऑफ केसेस जो है इन्हें भी कम किया जा सकता है। और ये जो एडवोकेट्स इतनी ज़्यादा स्तर पर नीचे जाके काम करते हैं, शायद इनकी भी अकल ठिकाने लाई जा सकती है। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये हैं। सबसे पहली बात तो अपने केस को लेके जागरूक रहें, हर तारीख पे अपनी जाएं, अपने एडवोकेट साहब से हर चीज़ का अपडेट लें, उनसे सवाल पूछें, जो आपको लगता है कि आपको पूछने चाहिए पूछें आप। अगर वो आपको जवाब नहीं देते हैं या चिड़चिड़ करते हैं तो आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। कोर्ट्स की अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आप वादी हैं, एक प्रतिवादी हैं, दोनों के आपके अपने अपने एडवोकेट्स हैं, ये दोनों मिल जाएंगे आपके पीछे, मिल जाएंगे। वो बोलता है भाई तू इस केस को लंबा खींच, दूसरा बोलता है भाई मैं इस तरीके से इस केस को लंबा खींचूंगा। आपका एडवोकेट आपसे पैसे लेगा, उनका एडवोकेट उनसे पैसे लेगा, और केस आपका दोनों ही नहीं चाहेंगे कि फाइनलिटी की तरफ जाए,
क्यों? क्योंकि अगर केस फाइनल होगा तो आपसे जो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आना बंद हो जाएगा, और ये एक कड़वी सच्चाई है हमारी कम्युनिटी की। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसीलिए आप जो हैं कि हर चीज़ का उनसे एक क्वेश्चन रखिए। जब आप जागरूक रहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें भी ये रहेगा कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका केस है, जो भी आपका वाद है, वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, आजकल आप गूगल में कुछ भी उससे रिलेटेड शब्द डालेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ज्ञान भरी बात मिलेगी ही। ठीक है, तो आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जानिए कि अगर मान लीजिए ऐसा मेरा वाद है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं। जी सॉरी, तो यही बोलना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट प्रेसिडेंट्स बोलते हैं उन्हें। उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका एक वाद है, मान लीजिए संपत्ति से रिलेटेड है, वैसा ही कोई वाद कभी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कभी फाइनल किया होगा। वैसे प्रेसिडेंट जो नॉर्मली होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के देखे जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही मिलता जुलता कोई वाद कभी डिसाइड किया है पहले, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। वो कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना, आज की डेट में आपको यूट्यूब में सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कि उस वाद में क्या हुआ था। अपने वकील साहब से बोलिए कि जी इस केस में ऐसा हुआ था, तो हमारे केस में भी ऐसा हो सकता है क्या। पर ये तभी चीज़ संभव होगी जब आपका केस और वो पुराना केस जो है मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं और जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, पर इंसान कोर्ट पहुँच जाता है। तो पहली बात तो जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अगर आपके कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं और अगर आप गलती से भी बात करने पहुंच गए किसी छोटे मोटे झगड़े में, या मान लीजिए बड़ा झगड़ा भी है, और बिना सोचे समझे आप एडवोकेट के पास पहुंच गए कि भाई मैं पूछ के आता हूँ क्या हो सकता है, तो वो आपको 90% है कि कन्विंस कर लेगा कि आप कोर्ट में डाइवोर्स के लिए फाइल कर दीजिए। पर सारे लड़ाई झगड़े जाके डाइवोर्स पे ही ख़त्म हो ज़रूरी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपसी बातचीत से, आपसी समझौतों से चीज़ें सुधर भी जाती हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको सीधे कोर्ट कचहरी का ही रास्ता दिखाया जाएगा। प्रॉपर्टी के मैटर्स, मान लीजिए कुछ मैटर्स इतने क्लियर कट होते हैं जहाँ पे आदमी को खुद भी पता होता है कि मैं गलत हूँ इस जगह पे। उन मैटर्स के लिए अगर मान लीजिए आपको अपनी गलती, मतलब किसी, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये आपकी नहीं है, और ये प्रूव करना बहुत आसान है कि ये जो चीज़ है ये आपकी नहीं है, किसी दूसरे की है, और फिर भी आप इस प्रॉपर्टी के लिए अगर कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी फैसला आएगा 2, 3, 4, 5 साल बाद आपके खिलाफ ही आएगा, क्योंकि सामने वाला तो प्रूव कर देगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। फिर आपके खिलाफ भी फैसला आया। दूसरी चीज़, आपने कोर्ट कचहरी में भी इतना पे किया। तीसरी चीज़, आपको मेंटल हरासमेंट भी हुआ। ठीक है, तो जहां आपको ये पता है कि कोर्ट में फैसला आपके अगेंस्ट ही आना है, उन मामलों में भी कोर्ट जाने से बचिए। आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ही पे करनी पड़ेगी, जितने की वो प्रॉपर्टी होगी उससे कहीं ज़्यादा आपको मेंटल हरासमेंट हो जाएगा और कॉस्ट आपकी जेब से लग चुकी होगी। क्योंकि जब एडवोकेट साहब देख लेंगे कि मान लीजिए ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो सोचेंगे कम से कम 20-25 लाख तो मैं इससे पूरे केस के दौरान निकाल ही लूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। मैं इनको अगर समराइज़ कर दूँ छोटे से पॉइंट में, तो कोर्ट जाने से पहले आप बहुत बार विचार करें कि क्या ये मुद्दा कोर्ट ले जाने लायक है। दूसरी बात, पूरी तरीके से अपने एडवोकेट साहब पे निर्भर ना हो। तीसरी चीज़, जितनी जानकारी हो सके अपने केस से रिलेटेड बाकी लोगों से भी निकालें। अगर आप एक एडवोकेट से अपना केस डील करवा रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दूसरे एडवोकेट से भी बात करते रहें और जानने की कोशिश करें कि मेरा एडवोकेट सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और इसमें कोई गलत नहीं है, आपने जो है उनको फीस दी है और आप सिर्फ जो है एक जागरूकता के लिए किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपके एडवोकेट साहब हैं सही हैं तो उन्हें इस चीज़ में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और चौथी चीज़ मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि कोर्ट्स जब भी आप जाएं तो इस माइंडसेट से जाएं कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कोई भी एडवोकेट आपको ये बोले कि मैं 1 तारीख में 2 तारीख में आपका काम करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, तो आप समझ लीजिए कि
जैसा वो बोल रहे हैं वैसा होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% हैं, वो भी तब जब आपका केस बिल्कुल ही कोई मिनिमल से इशू पे बेस्ड होगा। पर ज़्यादातर प्रॉपर्टी के केसेस और जो मैरिटल इश्यूज होते हैं, इनसे रिलेटेड केसेस ये एडवोकेट्स बहुत लंबे खींचते हैं। और मैं ये एडवोकेट्स भी ना बोलूँ, ठीक है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, पर अभी इस भगवान की कृपा बोलिए या मैं अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ अपने करियर के, वो बोलिए, मैंने अभी से ये सब चीज़ें ना तो एक मतलब खुद से मैंने किसी के साथ अभी इतना गलत किया नहीं है, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मेरे हाथ से कभी किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। सो आप लोग जागरूक रहिए और बस बचिए इन स्कैम्स में फंसने से, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।